एक टाइम पे चाइना अपने रियल एस्टेट ग्रोथ और हाई कैपिटल रिटर्न्स के लिए जाना जाता था। आज वहाँ पे एक हाउसिंग मार्केट क्राइसिस चल रहा है। पूरी की पूरी सिटीज़ खाली पड़ी हैं जिनको गोस्ट टाउन बोला जा रहा है, और वहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर बैंकरप्ट हो गया है। ये बातें तो बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये सब हुआ कैसे। तो आज मैं चाइना की हाउसिंग मार्केट डिस्कस करूंगा, वहाँ की रियल एस्टेट हिस्ट्री, वहाँ पे ग्रोथ और स्लो डाउन की रीजंस, इंडिया रियल एस्टेट से सिमिलैरिटीज, एंड फाइनली लेसन्स फॉर इंडियन रियल एस्टेट। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। चाइना में रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई 1988 में, जब चाइना ने अर्बन हाउसिंग रिफॉर्म शुरू किए, और तभी से प्रॉपर्टी के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं एंड इवेंचुअली रियल एस्टेट बिकेम अ पिलर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। नाउ लेट्स लुक एट दिस ग्राफ। यहाँ पे हम दो चीज़ें देख रहे हैं। पहला एवरेज हाउसिंग प्राइस जो ब्लू में है, और दूसरा ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी जो रेड में है। यहाँ पे राइट साइड पे परसेंटेज चेंज का नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है वो ये है कि घरों के प्राइसेस जो ब्लू में है वो 1989 से 2018 तक, मतलब पूरे 30 सालों तक लगातार बढ़ते रहे। सिर्फ 2 साल ऐसे थे, एक 1994 और एक 2008, जहाँ पे घरों के प्राइस गिरे थे, लेकिन वो भी इमीडिएटली अगले साल फिर से रिकवर कर गए। बाकी कभी ज़्यादा तो कभी कम, लेकिन हर साल प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं। ये एक रिमार्केबल ग्रोथ स्टोरी है जहाँ पे 30 सालों तक प्रॉपर्टी के प्राइसेस लगातार बढ़े हैं विदाउट एनी मेजर मार्केट क्रैश। हर कंट्री में कभी ना कभी तो एक रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ है जहाँ पे प्राइसेस 15, 20, 25, 30% तक गिरे हैं, और फिर रिकवरी में कुछ साल तो लगे हैं, लेकिन चाइना में नहीं। अब इस 30 सालों की जर्नी में 3 इंपॉर्टेंट ग्रोथ पीरियड रहे हैं। सबसे पहला ग्रोथ पीरियड शुरू हुआ 1989 में फ्रॉम हैनान प्रोविंस, जो चाइना का सबसे बड़ा आइलैंड है और फेमस था फॉर कल्चरल टूरिज्म। वहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस 3 साल में 300 युआन पर स्क्वायर मीटर से 7,500 युआन पर स्क्वायर मीटर पे पहुँच गए। फिर 1993 में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए तो हाउसिंग प्राइसेस गिर गए, लेकिन 1994 में मार्केट में फिर से रिकवरी हुई और अर्ली 2000 तक प्रॉपर्टी की प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहे। सेकेंड ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हुआ इमीडिएटली आफ्टर 2008 ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन से कोप अप करने के लिए बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, जिसकी वजह से फंड्स इजीली अवेलेबल हो गए और इवेंचुअली प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ गई, स्पेशली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एज अ रिजल्ट 2009 में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से ग्रो किए टिल द एंड ऑफ 2010, जब बैंक्स ने अपनी लेंडिंग पॉलिसी थोड़ी सी टाइट कर दी। फिर 2010 से 2014 तक वॉज अ पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ। थर्ड ग्रोथ पीरियड शुरू हुआ 2015 में, विच वॉज मेजरली ड्रिवन बाय लूज मॉनेटरी पॉलिसीज। 2015 में चाइना के 10 मेट्रो सिटी में प्राइजेस 40% से ज़्यादा बढ़े, 9 मेट्रो सिटीज़ में 30% से बढ़े, प्लस और 9 मेट्रो सिटीज़ में 20% से ज़्यादा बढ़े, और ये मोमेंटम 2016 में भी बना रहा। अब चाइना में रियल एस्टेट के कंटिन्यूस ग्रोथ के 3 मेजर रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फ्रॉम 1990 टू 2023 चाइनीज पॉपुलेशन ग्रू बाय 23%। यहाँ पे ब्लू इज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, येलो is for people between 15 years to 64 years and green is for people above 65 years. चाइना की पॉपुलेशन में सबसे बड़ा शेयर है ऑफ पीपल बिटवीन 15 to 64 years, मतलब वो लोग जो घर खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं। तो बेसिकली जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा घरों की डिमांड। सेकेंड रीजन ऑफ ग्रोथ इज चाइनीज कल्चर एंड मेंटालिटी ऑफ चाइनीज पीपल। अब चाइना में भी इंडिया की तरह अपना घर होना इज अ सिंबल ऑफ योर सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। चाइना में भी आपको शादी करने के लिए आपके पास अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। प्लस चाइनीज़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते। अब अमेरिका में 52% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स अ स्टॉक, वेयर एज इन चाइना ओनली 7% ऑफ द पॉपुलेशन ओन्स अ स्टॉक। नाउ हियर दिस चार्ट गिव्स द डिफरेंट असेट्स दैट पीपल इन चाइना, यूएसए एंड जापान हैव। हियर वी कैन क्लियरली सी कि चाइना में लोग मेजरली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। चाइनीज़ लोगों का 70% असेट्स आर इन रियल एस्टेट। इसका एक और रीज़न भी है, रियल एस्टेट ने हिस्टोरिकली बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, और इसीलिए चाइनीज़ पॉपुलेशन रियल एस्टेट पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है। नाउ द थर्ड रीज़न फॉर ग्रोथ इन रियल एस्टेट इज पुश बाय गवर्नमेंट। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट रियल एस्टेट को 3 रीजन्स की वजह से प्रमोट करती है। सबसे पहला कि चाइना में आप ज़मीन खरीद नहीं सकते, आपको गवर्नमेंट से वो लीज पे लेनी होगी, और जिस वजह से गवर्नमेंट की बहुत सारी कमाई होती है। लेकिन ये इनकम तभी बढ़ेगी जब लैंड के रेट्स बढ़ते रहेंगे। दूसरा, रियल एस्टेट बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है,
और चाइना जैसी कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। एंड थर्ड रीज़न इज़ कि रियल इस्टेट चाइनीज़ इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। 1995 में रियल इस्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड 5% टू दी चाइनाज GDP, जो 2019 में 13% तक बढ़ गया था। लेकिन रियल इस्टेट सिर्फ अकेले काम नहीं करता, जब रियल इस्टेट ग्रो करता है तो उसके साथ में बाकी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करती हैं। इन 2016 रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंबाइंड कंट्रीब्यूटेड 29% टू चाइनाज GDP। मतलब चाइना की रियल इस्टेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है और रियल इस्टेट को प्रोटेक्ट करना, उसको ग्रो करवाना, ये गवर्नमेंट की खुद की ज़रूरत है। अब इस इनक्रेडिबल ग्रोथ स्टोरी के 3 इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इवेंचुअली रियल इस्टेट मार्केट के डाउनफॉल का कारण भी बने। पहला है हाई रेट ऑफ रिटर्न्स ऑन कैपिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा है ओवर द ईयर्स प्रॉपर्टी के प्राइजेस लोगों की इनकम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। और तीसरा है बहुत ज़्यादा वैकेंसी रेट अक्रॉस द मेजर सिटीज़, मतलब बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हाई रेट ऑफ कैपिटल रिटर्न्स। नाउ दिस इज अ ग्राफ ऑफ पर स्क्वायर मीटर प्राइजेस ऑफ हाउसेस फ्रॉम 2002 to 2017. Red line is for metro cities and green line is the prices in tier 2 cities, purple in tier 3 and blue line is the national average. यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि मेट्रो सिटीज़ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं इन कंपैरिजन टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। इनफैक्ट 2002 से 2016 के बीच में मेट्रो सिटीज़ में प्राइजेस 6 गुना तक बढ़ गए। मतलब मेट्रो सिटीज़ में बहुत ही अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रहा था, जिस वजह से लोग मेट्रो सिटीज़ में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन 2017 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब अर्बनाइजेशन 60% पे पहुंच गया, मतलब मेट्रो सिटीज़ में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई और वो कंजस्टेड हो गए, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के प्राइजेस मेट्रो सिटी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक था कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस लोगों के इनकम से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। 2004 से 2013 के बीच में लोगों की एवरेज इनकम 11% से बढ़ी, लेकिन सेम टाइम पीरियड पे प्रॉपर्टी के प्राइजेस 17% से बढ़े। लेकिन प्राइम मेट्रो सिटीज़ के अंदर प्राइजेस ऑलमोस्ट 30-40% से भी बढ़े हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था हाई वैकेंसी रेट, मतलब कितने परसेंट घर खाली पड़े हैं। अब 2017 में मेट्रो सिटीज़ में वैकेंसी रेट वॉज 17% एंड टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इट वॉज 20%। 2018 में इन्वेंटरी ओवरहैंग वॉज ऑफ 2 years। 2021 में चाइनीज़ हाउसिंग क्राइसिस की शुरुआत हुई, लेकिन इसके सिम्टम्स बहुत ही पहले से दिख गए थे। अब ये मार्केट क्रैश 4 मेन रीजंस की वजह से हुआ। सबसे पहला रीज़न था कि प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ही अनअफोर्डेबल हो गए थे, वो इतने महंगे हो गए थे कि लोग घर ही नहीं खरीद पा रहे थे। अब इस ग्राफ पे हम देख सकते हैं कि चाइना की 4 सिटीज़ वर अमॉन्ग दी 7 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन दी वर्ल्ड। 2017 में बीजिंग, शंघाई एंड शेंजन में प्राइजेस वर मोर देन 40 टाइम्स द एवरेज इनकम ऑफ पीपल। इसके अलावा अगर इन जनरल हम सभी मेट्रो सिटीज़ की बात करें और वहाँ के प्राइजेस को टीयर 2 टीयर 3 सिटी के प्राइजेस कंपेयर करें, तो 2017 में मेट्रो सिटी के प्राइजेस वर अराउंड 22 टाइम्स ऑफ द एवरेज इनकम एंड टीयर 2 टीयर 3 में भी वो 10 टाइम्स से ज़्यादा थे। दूसरा रीज़न था कि चाइना में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट स्लो हो गया, प्लस 20 साल से 50 साल की उम्र के लोगों की पॉपुलेशन भी ग्रेजुअली कम होने लगी। मतलब जो लोग घर खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम हो गई। थर्ड रीजन फॉर हाउसिंग क्राइसिस इज दी हाई वैकेंसी रेट। वैकेंसी रेट मतलब कितने परसेंटेज घर खाली पड़े हैं। अब जैसे हमने पहले देखा कि 2017 में वैकेंसी रेट इन मेट्रो सिटीज़ वॉज अराउंड 17%, बट 2021 में ये बढ़ के 20% हो गया और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में तो ये और भी बहुत ज़्यादा था। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ गोस्ट सिटीज़। ऐसे शहर जहाँ पे बिल्डिंगें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ऑफिसेस सब पूरी तरीके से रेडी हैं, लेकिन लोग नहीं रह रहे या बहुत ही कम लोग रह रहे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन 2023 चाइना में 50 से ज़्यादा शहर हैं जिनको गोस्ट सिटीज़ बोला जाता है। इनमें से कुछ सिटीज़ को तो इंटरनेशनल सिटीज़ का रेप्लिका बनाया गया था, जैसे लंदन और पेरिस। फोर्थ रीज़न था कि चाइनीज़ रियल एस्टेट सिर्फ लोन के भरोसे चल रही थी। बिल्डर्स बहुत ही हेवी लोन ले रहे थे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इनफैक्ट बाय 2018 रियल एस्टेट लोन वॉज अराउंड 30% ऑफ ऑल दी लोन्स गिवन बाय ऑल दी बैंक्स। अब यही लोन फाइनली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेना हुआ। अब इन सब रीजंस की वजह से 2017 में बॉइलिंग पॉइंट आ गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी मार्केट को कूल डाउन करने के लिए ये बोलना शुरू किया कि घर रहने के लिए होते हैं,
स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं एंड फाइनली 2021 में ये बबल बर्स्ट हुआ। अब 2020 में जब कोविड आया तो रियल एस्टेट सेल्स 25% से गिर गए, जिससे डेवलपर्स की इनकम पे इम्पैक्ट आया। 2021 में चाइना के सेकेंड बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर एवरग्रांडे ने अपनी लोन पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर दिया और जिससे शुरुआत हुई हाउसिंग मार्केट क्राइसिस की। उस टाइप उसकी लाइबिलिटी $300 बिलियन थी एंड फाइनली 2023 में एवरग्रांडे ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। इसके अलावा 2020 से 2021 के बीच में 100 से ज़्यादा डेवलपर्स ने अपने लोन पेमेंट पर डिफ़ॉल्ट किया और बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया, जिस वजह से मार्केट में बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स फंस गए और बायर्स पैनिक में घूम रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब 2023 में चाइना के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर कंट्री गार्डन ने अपनी लोन पेमेंट्स एकदम लास्ट मोमेंट पे की है और ये डर बना हुआ था कि वो कहीं पे अपनी लोन पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट ना कर दे। अगर एक और बड़ी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया तो इसका इम्पैक्ट चाइनीज़ इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा होगा। नाउ इंटरेस्टिंगली चाइनीज़ रियल एस्टेट में और इंडियन रियल एस्टेट में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। इंडिया में भी अपना घर खरीदना एक इमोशनल नीड है और एक स्टेटस सिंबल है। इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हाउसिंग की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब मेजॉरिटी लोग आज मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं और जिस वजह से मेट्रो सिटीज़ में प्रॉपर्टी के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ में कैपिटल एप्रिसिएशन इज मच हायर देन द कैपिटल एप्रिसिएशन इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़। प्रॉपर्टी के प्राइजेस वर्सेस इनकम का जो रेशियो है वो भी बढ़ता जा रहा है, मतलब ग्रेजुअली प्रॉपर्टी अनअफोर्डेबल होती जा रही है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा इंडियन रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी चाइना ग्रोथ स्टोरी से काफ़ी सिमिलर है। जैसे इंडिया में पहला बूम आया था 1990 में और दूसरा आया था 2002 से 2014 के बीच में, लेकिन यहाँ पे ये स्टोरी थोड़ी सी अलग हो जाती है। जो चाइना में आज हो रहा है वो हम ऑलरेडी 2014 से 2020 के बीच में देख चुके हैं। 2014 के बाद में काफ़ी स्लो डाउन आ गया था इंडियन रियल एस्टेट में, क्योंकि काफ़ी सारे बिल्डर्स ने डिफ़ॉल्ट किया था, बहुत ज़्यादा वैकेंसी रेट था, काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिलेड चल रहे थे। तो हम ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसके रिगार्डिंग हमने कुछ लॉस बनाए, रेगुलेशन बनाए, रेरा का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर 2022 में एक नए बूम की शुरुआत हुई है। और इस बार ये बूम इसलिए हुआ है क्योंकि मार्केट में रियल एस्टेट की सप्लाई लिमिटेड है। अब अगर मार्केट में इन्वेंट्री की सप्लाई अचानक से बढ़ गई तो हमारी सिचुएशन भी चाइना जैसी होगी और यहाँ की मार्केट भी क्रैश हो जाएगी। लेकिन इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो हम चाइनीज सिचुएशन से सीख सकते हैं। इंडिया में भी अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन मेट्रो सिटीज़ में रहती है, जिस वजह से मेट्रोज कंजस्टेड होते जा रहे हैं, वहाँ के प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इवेंचुअली अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। जिस दिन ये प्रॉपर्टी प्राइसेस अनअफोर्डेबल हो गए उस दिन मेट्रो सिटीज़ की प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश भी हो सकती है। लेकिन ये अर्बनाइजेशन का एक दूसरा प्रॉब्लम भी है कि जिस पेस पे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ का रियल एस्टेट ग्रो होना चाहिए उस पेस पे शायद वो भी ग्रो ना हो पाए। अब इसका आइडियल सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और रियल एस्टेट एज अ सेक्टर ओवरऑल ग्रो करे। और जब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी ग्रोथ होगी तभी हाउसिंग फॉर ऑल की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और वैसे भी रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ तभी क्रैश होता है जब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ हो। अगर ओवरऑल ग्रोथ होगी तो मार्केट भी ओवरऑल अच्छा ग्रो करेगा, रियल एस्टेट अच्छा ग्रो करेगा तो इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो करेगी। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज का वीडियो बनाने के लिए मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है उन सबका रेफरेंस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स के साथ में शेयर करो। और अगर आप रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से रियल एस्टेट पे और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I'm Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.